अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन न्यूज़ मुल्क भर से मुख्तलिफ़ शहरों से और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से छुपा हुआ टैलेंट आपकी नज़र कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं और उनकी खिदमत आप तक पहुँचा रहे हैं। आज सियालकोट का एक और टैलेंट, सियालकोट का एक और नाम, जो एक मुतदिल तबका से ताल्लुक़ रखने वाले और इंतहाई शरीफ और इंतहाई मेहनती, इंतहाई लगन, ज़ौक़ और शौक़ से अवामुन्नास की खिदमत में पेश रहने वाली शख्सियत, मेरी मुराद मोहतरम मोहम्मद इमरान, जो अल-मुर्तज़ा स्कूल सिस्टम के नाम से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनको अपने साथ खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम उनसे कुछ सवालात जो हैं इस हवाले से जानेंगे कि एक आम इंसान, आम जो घर के अंदर एक मुतदिल और छोटे तबके के अंदर जो जन्म लेने वाला, आँख खोलने वाला इंसान है, उससे लेकर जो बहुत बड़े घराने, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़े लोग हैं, उन तक जो तालीम के मसाइल हैं, तालीमी मुश्किलात हैं, तालीमी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या हैं और उनके हल क्या हैं। तो सर, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपको वेलकम करने के बाद पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी तालीम, अपनी तरबियत और अपनी खिदमत के बारे में मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपने कहाँ से, कब और क्या एजुकेशन हासिल की है। जी, बहुत शुक्रिया उमर वक़ास भाई। मैं इंडियन न्यूज़ का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने आज मुझे ये मौका फ़राहम किया कि हम अपनी आवाज़ और अपने ख़यालात का इज़हार इस आवाम के सामने रख सकें। बेसिकली स्टार्ट जो हमने तालीम का लिया वो एक प्राइवेट अदारे से लिया। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन हासिल करने के बाद मिडल, मैट्रिक और इंटर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से क्वालिफ़ाई किया। इंटर की एजुकेशन के बाद ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कॉमर्स किला से हासिल की और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। MBA MPhil करने के बाद मैंने अपनी एजुकेशन का आगाज़ CA लेवल के एजुकेशन की तरफ मोड़ा और वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन को हासिल किया। साथ ही जब मैंने इंटर को क्वालिफ़ाई किया, कुछ घरेलू मामलात की वजह से कुछ जॉब वगैरह करनी पड़ी और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना पड़ा। जब मैंने ग्रेजुएशन को पास किया तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि जो मैंने एजुकेशन को हासिल किया है उस एजुकेशन को दूसरों तक पहुंचाया जाए। उसके लिए मैंने एक एकेडमी का आगाज़ किया और उसके ज़रिए बच्चों को तालीम से रास्ता करना शुरू किया। आस्ता आस्ता जब मैंने तालीम को बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि क्यों ना एक तालीमी अदारा खोला जाए, स्कूल का आगाज़ किया जाए ताकि बेहतर और अच्छे अंदाज में बच्चों को और मज़ीद अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि मैंने एक वो जो है तालीम हासिल की, MBL जो है उसका और इंटर और इतनी एजुकेशन, जब आप इतने हाई एजुकेशन आपने हासिल कर ली तो आपने फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट थे जिसके अंदर पुलिस है, जिसके अंदर मतलब कि फ़ौज है, जिसके अंदर दीगर डिपार्टमेंट हैं, तो आपने उन डिपार्टमेंट का इंतखाब क्यों नहीं किया? आपने एजुकेशन का इंतखाब क्यों किया कि मैं इसके अंदर अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दूँ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के जिस एजुकेशन को मैंने हासिल किया उसके बाद जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग थी, माहौल था, हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी और किस तरह से उसको लेकर चलना पड़ेगा, उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब कि कोई इसकी जो है वो हाई नो नहीं थी आपको? बिल्कुल नहीं थी ना। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जिन अदारों से हम पढ़ कर आ रहे थे, हमारे जो वहाँ के असातिज़ा थे उन्होंने हमें तलीमी सरगर्मियों से तो वाबस्ता कराया, बेहतर से बेहतर तलीम देने की कोशिश तो की, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ के जो चैलेंजेस थे जना वो उसके बारे में हमें कोई नो हो नहीं थी।
इसी तरह से हम ज़िंदगी बसर करते रहे। जब हम खुद प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमें महसूस हुआ कि हमने अपनी ज़िंदगी का पेशतर हिस्सा ज़ाया कर दिया है और आने वाली नस्ल के लिए कुछ करना पड़ेगा। यानी आपने इतनी तालीम हासिल करने के बाद सोचा कि वो मेरा जो कैरियर है वो दूसरे लफ्ज़ों में तबाह हो गया है, वो टाइम मेरा वेस्ट हुआ है कि मेरी तालीम ही रही है, मैं उससे कुछ आगे जो निकलना चाहता था, जो बनना चाहता था, जो करना चाहता था, वो नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदारों में जो काउंसलिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। बच्चे के टैलेंट को जाना नहीं जाता, उसको परखा नहीं जाता, उसको बताया नहीं जाता कि तुम्हारा आने वाला मुस्तकबिल क्या है। हमें वो एक सबज़ जो ना वो बाग दिखाया जाता है कि आप मैट्रिक का ग्रेजुएशन कर लोगे, मास्टर डिग्री ले लोगे तो जो ना तुम्हारे लिए ये आसानियाँ हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के जो चैलेंजेस उससे मुतारफ़ नहीं करवाया जाता। इसी उम्मीद के साथ कि हम आने वाले वक्त में अपने मुल्क कौम के लिए कुछ खिदमत अंजाम दे सकें, तो हमने स्कूल सिस्टम को शुरू किया। लेकिन जब हम स्कूल सिस्टम में आए तो वहाँ पर भी हमें वही प्रॉब्लम्स, वही मुश्किलात का सामना था जो हमें थी। हमारे बच्चे भी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को, इसी मसाइल को हल करने के लिए आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कि हम जना वो जानना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं लोगों को कि असल में एजुकेशन क्या थी, उसके अहदाफ क्या थे और हम किस राह के मुसाफिर हो सकते हैं। अच्छा, आपने भी चलो इसका जो है ना वो आगाज़ किया, अल मुर्तज़ा स्कूल सिस्टम आपने चलाया, बनाया और बच्चे यकीनन आपके पास उसके अंदर तालीम से आरास्ता हो रहे होंगे। अच्छा ये बताइए, जो आपने बड़ा सवाल उठाया कि इदारों के अंदर तालीम ही है, कोई तरबियत, कोई मतलब कि मुस्तकबिल के जो फ्यूचर प्लान हैं, जो वो चीज़ें नहीं होती, तो इसके हल के लिए अगर गवर्नमेंट लेवल पे कोई कमज़ोरी थी तो पंजाब नहीं, पाकिस्तान भर में बहुत सारी अलायंस एसोसिएशन जो हैं वो बनी हैं। उनके यकीनन अगराज़ व मकासद अहदाफ जो हैं वो तालीम की बेहतरी के लिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप वो जो अलायंस मार्ज़ वजूद में आई हैं वो किसी भी इलाके शहर से हैं, तो क्या वो अपने अगराज़ व मकासद अहदाफ हासिल करने में कामयाब हैं या अभी उनके अंदर भी इस्लाहात की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। असल में जो भी अलायंस बना एक इंडिविजुअल, एक इनफरादी कोशिश से बना और बाद में उनको लोग मिले। स्टार्ट में, शुरू में जना वो जो अलायंस के अगराज़ मकासद थे उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने कामयाबी भी हासिल की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो अपने अगराज़ मकासद को हासिल करने के लिए काम करने लगे तो उनको जब मुश्किलात आई तो बहुत से लोगों ने जना वो उस अलायंस को तो ज़िंदा रहने दिया, लेकिन अपने मकसद को हल करने के लिए मज़ीद स्ट्रगल नहीं की। उसके लिए माली मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा, या उसके लिए ना वो मुखलिस दोस्त ना मिल सके, यानी मफादात का मामला आ गया। मफादात का मामला आ गया इस तरह से। और कुछ हमारे जो बेहिस मुआशरा था उसने भी उसको अप्रिशिएट ना किया कि हमें जो ना वो उसको अप्रिशिएट करके हम उसको आगे लेके आते। सबसे बड़ा मैं समझता हूँ फुकदान ये है कि जो अपने वो अगराज़ मकासद कामयाब ना कर सके, वो जो अलायंस थी, एसोसिएशन थी, या जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी कौम के अंदर वो एक उम्मीद की किरण उजागर नहीं की, उनकी सोच को डेवलप ना किया, उनकी थिंकिंग को ब्रॉड ना किया। असल में जो तलीमी मैदान के ज़रिए हम इनकलाब बर्पा कर सकते थे, हम वो ना कर पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने अपने बच्चों को ये तो सिखाया कि आप मास्टर डिग्री जो ना वो मेडिकल में करोगे तो इतने पैसे कमा लोगे, इंजीनियरिंग में करोगे तो इतनी जो ना वो चीज़ें जो ना वो आपके लिए आसानी हो जाएगी, इतने फाइनेंशियल रिसोर्स आपके पास आ जाएंगे। लेकिन उनको हमने बहैसियत मुस्लिम कौम, मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तानी कौम करने के लिए उजागर ना कर सके। और हमारे अदारों में जो हमारी जो एसोसिएशन थी वो भी इस चीज़ के लिए ना वो काम ना कर सकी कि उनकी सोच को डेवलप किया जाता, उनकी थिंकिंग को, उनकी जो ना वो जहनी कैफियत को तब्दील किया जाता कि बींगा मुस्लिम और बींगा पाकिस्तानी हमने अपनी कौम के लिए कुछ करना है। वो अपने ज़ाती मफादात की हद तक तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन बींगा मुस्लिम पाकिस्तानी कौम के लिए वो कुछ करना, यानी इदारों को बेहतरी की तरफ लाने के बजाय ख़ुद उनके रंग में जो है ना वो डल गए हैं और उसी अंदाज में वो फार्मेलिटी जो है वो पूरी की जा रही है। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ी जो है ना बात की है कि तालीमी इदारों में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि अगर आप MA डिग्री करते हैं, BS करते हैं, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो फाइनेंशियली आप इतने मजबूत हो जाएंगे, आपका वो जो आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया वो इतनी देर में कवर हो जाएगा, वो सारा चेक एंड बैलेंस किया जाता है। तो क्या आप एज ए टीचर, एज ए उस्ताद और एज ए एक प्रिंसिपल मुझे बताइएगा कि एजुकेशन, तालीम जो है वो एज ए बिज़नेस होनी चाहिए या तालीम एज ए तरबियत होनी चाहिए? देखिए, अगर हम इस वक्त ये देखें कि तालीम एज ए बिज़नेस नहीं होनी चाहिए तो मेरा मौक़िफ़ इस पर
यही होगा कि बिज़नेस होना चाहिए, क्योंकि माली मामलात को चलाने के लिए कोई अगर आपके पास अर्निंग होगी, कोई बेहतरी के लिए आपको जो ना फाइनेंशियल सोर्स आएंगे तो आप उसको लिए बेहतरी कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो बिज़नेस आप पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहे हैं तो दो तरह से बिज़नेस है। एक तो बिज़नेस वो है कि जो आप दुनियावी तौर पर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और दूसरा बिज़नेस ये है कि अगर आप बच्चों की अच्छी तरबियत कर पाते हैं, इस पाकिस्तानी कौम को, इस मुसलमान उम्मा को एक आप अच्छे जना वो मुअल्लम, अच्छे असातिज़ा, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर दे पाते हैं, तो वो दुनियावी तौर पर आपको फाइनेंशियली जो पोजीशन स्ट्रांग होगी, साथ में उनका जो आखिरत का मामला था वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ जहाँ पर हम बच्चों को दुनियावी एतबार से उनकी जना वो इस्लाहत कर रहे हैं, उनको अच्छा डॉक्टर बना रहे हैं, अच्छा इंजीनियर बना रहे हैं, अगर वहाँ पर हम एक उनकी तरबियत का आंसर भी सामने रखें, ताकि जब वो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी दूसरी फील्ड को ज्वाइन करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उसको ये भी एहसास हो कि मैं बहैसियत एक इंसान, बहैसियत एक मुस्लिम जना वो उम्मत के लिए, जब पाकिस्तान के लिए मैंने कोशिश करनी है। पैसा तो मैं हमने कमाना ही कमाना है, क्योंकि बगैर फाइनेंशियल पोजीशन के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। भाई हमारी फैमिली है, जना वो अदारे के दूसरी ज़रूरियात है, उसको भी हमने फुलफ़िल करना है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि तरबियत का आंसर लाजमी होना ज़रूरी है, क्योंकि तरबियत के बगैर हम एक कौम नहीं बनेंगे। फिर हम जना वो जिस तरह से भी मुश्किलात में पाकिस्तान का देख रहे हैं, उसी मुश्किलात में हम गिरे रहेंगे। जब हम तलीम के साथ उनकी तरबियत करेंगे तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो आएंगे तो वो अपनी कौम के लिए काम करेंगे, ना कि इंडिविजुअल के लिए काम करेंगे। अपनी इनफरादी ज़ाती ज़िंदगी के लिए काम नहीं करेंगे, वो कौम के लिए काम करेंगे, ख़ुद भी वो डेवलप होंगे और हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। आपने अभी कहा कि जब हम तरबियत पे काम करेंगे तो इदारों में और मुआशरे की फलाह व बहबूद में जो है ना वो अपना किरदार अदा करेंगे। आप क्या समझते हैं कि आज किसी भी इदारे में जाएँ, वो पुलिस है, वो जनाब सुई गैस है, वो पानी है, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो डॉक्टर है या कोई और इदारा है, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे इंसानों से इंसानों जैसा सलूक नहीं होता। तो वो जो डॉक्टर, वो जो प्रोफेसर या वहाँ पे जो एक कोई भी ऑनर बैठा हुआ है, तो उसकी जो तालीम और तरबियत थी, जो उसका जो फुकदान है या जो उसकी जो सुकम और कमज़ोरी है, उसका ज़िम्मेदार एक उस्ताद नहीं, एक टीचर नहीं है। जी डेफिनेटली देखें ना, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी न किसी इंस्टीट्यूट से वो पढ़ कर आया है, वो किसी भी अदारे का वो जरा सरबराह है, कोई भी अदारा लगा लें। जो डॉक्टर या इंजीनियर का एक दो दफ़ा लफ्ज़ रिपीट हुआ, जस्ट वो ये नहीं है कि जब हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक जना वो हमारे अदलिया है, कोई भी जना वो मामला वगैरह, अगर आप वहाँ पर जाकर किसी इंसान के साथ कोई ऐसा बुरा सलूक हो रहा है तो मैं उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार उसके उस्ताद को ठहराऊँगा। सर और उसके अंदर अदलिया से बढ़कर आप वज़राए आज़म तक जाएँ, हुकूमती सियासतदानों तक जाएँ, आप मुआशरे के किसी भी डिपार्टमेंट को देखें। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी भी इदारे के अंदर जाएँ तो वहाँ पे इंसान से इंसान जैसा सलूक देखने को बहुत कम मिलता है। असल में उनकी तरबियत का मामला है। देखिए ना, जो हमारे उस्ताद हैं उनको सिखाया। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या शेयर करना पड़ेगा कि एक बादशाह था, मुख्तसर बात करना चाहूँगा। तो उसने अपने बेटे को किसी एक उस्ताद के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। जब वो पढ़ने के लिए गया तो उसने उसकी तलीम और तरबियत, हर तरह से उसकी तरबियत की, उसको पढ़ाया, सारे मामला सिखाए, अमूर, हर तरह के जंगी अमूर, रियासत के अमूर सिखाए। तो कहा कि एक वक्त आया कि तुम्हारी तलीम पूरी हो गई है, अब ऐसा करो कल तुम आना, तुम्हें एक इनाम दिया जाएगा। जब वो बादशाह का बेटा जो शहज़ादा था वो अपने उस्ताद के पास गया तो उसने उसको कमरे में बंद किया और छड़ी पकड़ी और हज़ारों जना कतार उसको जना वो बिल्कुल बेदर्दी से मारना पीटना शुरू कर दिया। वो ज़ख्मी हालत में अपने बाप के पास पहुंचा, कहा कि अब्बा हुजूर ये क्या मामला है, जना मुझे इस तरह से बुलाया गया और ये मामला किया। बादशाह बड़ा अक्लमंद था, तो उसने कहा चल जना वो चुप कर जाए, मैं भी जना देखते हैं क्या मामला है। तो उसने उस तरह से कोई उस्ताद को बुलाया ना, पूछा ना वगैरह, तो क्या जना उस तरह वो ज़िंदगी गुजरती रही। वक्त गुजरा कि बादशाह दुनिया से वो जना वो चला गया। अब उसका जो बेटा था वही शहज़ादा जो था वो बादशाह बन गया। जब वो बादशाह बना तो उसने पहला हुक्म क्या दिया कि उस उस्ताद को पकड़ कर लाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। अब जो उस्ताद था वो अपने वो बादशाह के रूबरू जना वो हाज़िर था। तो उसने बादशाह ने कहा कि बता आज कि मुझे उस दिन क्यों मारा था। तो जना वो जो उस्ताद था उसने कहा कि अभी भी मुझे समझ नहीं आई। कहता मुझे समझ नहीं आई। उसे इसलिए मारा था कि तू ज़िंदगी में कल जो बादशाह बने तो किसी पर जुल्म ना करना।
क्यों? आज तो उसके पास ताकत नहीं है, जब कल उसके पास ताकत आएगी तो उसका अपना बदला लेगा। तो पहले जो उस्ताद थे वो सिर्फ किताबी हमें कीड़े नहीं थे बना रहे, सिर्फ किताबी इल्म नहीं थे दे रहे, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ, हमारी अमली ज़िंदगी के लिए वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे थे। आज मैं समझता हूँ कि हमारे असाज़ा के अंदर ये कमी मौजूद है कि जो हमारे जो होनहार कौम के जो ना वो मुस्तकबिल जो रोशन सितारे हैं, उनको जो ना उस तरह से प्रैक्टिकल अमली इक़दाम के बारे में नहीं घुसाया जा रहा, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा, उनकी तरबियत उस वाले से नहीं की जा रही। जो आज हमारे अदारे उस तरह से जो ना वो अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे पा रहे। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक उस्ताद, एक मुअल्लम हमारा वो ठीक हो जाए, अगर उसी जो ना डिपार्टमेंट को ठीक कर लिया जाए, तो ये जो सारे के सारे मसाइल हैं ये खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह कि पाकिस्तान उस तरह से मुअल्लम के ज़रिए तरक्की करेगा। आपने मार की बादशाह की मिसाल दी है, उसके अंदर एक तरबियत का जो है वो यकीनन अमल था, लेकिन आज हमारे जो साबका हुक्मरान थे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, उन्होंने एक जो है ना वो स्कूलों के अंदर एक कह लें प्रोजेक्ट दिया, मिशन दिया कि मार नहीं प्यार। जो स्कूल कॉलेज मदरसे के अंदर तशद्दुद है, हरासगी है, खौफ है, उसको ख़त्म किया जाए, जिसका बहुत ज़्यादा दफ़ा देखने में बहुत सारे केसेस भी आए हैं कि बच्चों को मारना तो दूर की बात, बच्चे तो इतने हसास होते हैं, अगर उनको ज़ोर की आवाज़ से अगर उसको बुला लिया जाए तो बच्चे के अंदर एक खौफ सा पैदा हो जाता है और वो डर जाता है। तो जब बच्चा अपने उस्ताद से डर जाएगा तो वो क्या उससे कुछ सीख पाएगा? इसके नुकसानात क्या हैं? क्या तालीमी इदारों के अंदर मार और पीट का तसव्वुर होना चाहिए या कि नहीं? अच्छा, पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उस्ताद वो मारते क्यों हैं। जो हमारे अदारे के सरबराह हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं कि उस टीचर को हायर किया जाए जो कम से कम सैलरी दे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वक़्त दे। तो ज़ाहिर बात है जो कम से कम सैलरी लेगा वो पढ़ाएगा भी उस तरह से। जब वो सही तरह से पढ़ाएगा नहीं, वो कहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब बच्चे हैं, आपको पता है कि उम्र ऐसी है कि थोड़ी सी नादानी भी पाई जा रही है, फिर वो थोड़ी बहुत शरारतें भी करेंगे। अब जब वो उस्ताद जो ना वो उनको मना करता है, बार बार मना करना पड़ता है, और फिर वो उनको जो ना वो तशद्दुद की तरफ जाना पड़ता है। मेरा यहाँ पर जो ना वो मासूमाना सवाल ये है कि अगर हमारे जो अदारे के सरबराहान हैं वो ऐसे लोगों को हायर करें, ऐसे टीचर को हायर करें कि जो अपने बच्चों को बजाय इस चीज़ के कि तुम इधर से लेकर इतना याद करो, उनको खुद समझाने की कोशिश करें। मैंने एक जो ना वो किताब में पढ़ा कि जो एक मुअल्लम है, कोई एक बच्चा तैयार करता है, पढ़ाता है, उसका 100 में से जैसे उसमें 4 में से 3 हिस्से मुअल्लम के हाथ में है कि उसकी तरबियत, उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई हर लिहाज से एक हिस्सा बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। हमने सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी बच्चे के ऊपर। अब बच्चे ने ज़ाहिर बात जब उसको अब जो ना वो उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे, उसने दूसरी बातें करनी है। जब वो बातें करता है फिर हम उसको तशद्दुद के जो वो तरफ ले आते हैं। मैं ये कहता हूँ अगर मुअल्लम अपना पूरा वक़्त यकसुई के साथ बच्चे की तरबियत और तलीम की तरफ देगा तो तशद्दुद की जो ना वो नौबत ही नहीं आएगी। दूसरी बात ये है जो हम कहते हैं बच्चों को जो ना वो खौफ हरास, देखिए बच्चों के दरमियान और जो असाज़ा के दरमियान एक फ़ासला है ना, जब तक हम उसको ख़त्म नहीं ना करेंगे तो वो खौफ हरास कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने जो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को देखा, पढ़ाते हुए सुना, सूरत हाल को देखा, सबसे पहली बात ये है कि हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन में 3-3.5 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, हालांकि ऐसा किसी जगह पर भी जो है वो नहीं पाया जाता, और हमारी इस्लामी तालीमात भी इसके खिलाफ हैं। असल में उसको जो है ना वो कैरियर उसका बचाने के लिए जो है ना वो छोटी उम्र में, आज जब ये बच्ची है, ये बच्चा है, ये जनाब 10-12 साल का है, इसने जनाब फर्स्ट ईयर भी कर लिया है, इसने जनाब FSC कर लिया है, इसने वो ज़ाहिर बात है वो 3-4 साल की उम्र में जाएगा तो वो छोटी क्लास से जो है ना वो पढ़ेगा, क्योंकि आपने तो निसाब इतना टफ दे दिया जनाब, पहले नर्सरी है, फिर जनाब वो प्रेप है, फिर जनाब वो आगे छोटी छोटी आपने क्लासें दे दी हैं, तो वो साल तो वहाँ पे लग जाते हैं। असल में ना हमारा जो मेन हदफ है ना, हमें उसका ही पता नहीं है कि हमने हदफ हासिल क्या करना है और उसके लिए मटेरियल क्या प्रोवाइड करना है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि देखिए प्ले ग्रुप, हम जो सबसे पहली क्लास करते हैं ना वो प्ले ग्रुप है। तो प्ले का मतलब क्या है? खेल कूद, उस खेल कूद के जरिए सिखाना। लेकिन हमारे यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे इदारे आज भी देख लें, मैं तो मेजॉरिटी में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो पहले दिन से उसको कापी पेंसिल पकड़ा देते, भाई ये कलर करो, ये करो, ये करो, उसको लिखना शुरू करवा देते। सिर्फ कापी पेंसिल नहीं, भारी उसको जो है ना उसको बाहर जो है ना भरकम वो बैग उठा दिया जाता है। ऐसे ही कि उसका जो बैग है उसके खुद के वेट से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जब हमने जो हदफ हासिल करना था, उस हदफ के लिए हमारा जो
काम था वो क्या था, हम उसको भूल गए। इसकी वजह से जनाब वो हम जनाब वो तलीमी जनाब वो मुश्किलात का सामना है। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि हमारा जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है कि देखिए दूसरी इंटरनेशनल लेवल में देखें 2-3 मुल्कों को निकाल के, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को निकाल के, सभी मुल्कों में जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है पहले उसको सॉल्व किया जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारा बच्चा अरबी भी पढ़ रहा है, उर्दू भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी सीख रहा है। और बदकिस्मती ये है कि चंद एक अदारों के अलावा कि हमारे बच्चे ना वो इन लैंग्वेज में बिल्कुल अबूर नहीं हासिल कर पाते। जब वो उन पर अबूर नहीं हासिल कर पाते तो अच्छी एजुकेशन वो नहीं सीख पाते। फिर उसका अल्टरनेट हमने निकाला, हमने अकेडमी बनाई, फिर हम जनाब उसमें इंग्लिश स्पोकन जो है वो कोर्सेज करवा रहे हैं। अब फिर उसको दोबारा से जो है ना एंगेज कर देते हैं बच्चे को। सर देखें ना हमारी बदकिस्मती क्या है, देखिए हमारे जो अदारे हैं उनको भी पता नहीं हमने करना क्या है। अकेडमीज देखिए, अकेडमीज में कौन लोग पढ़ा रहे हैं, वही लोग पढ़ा रहे हैं जो फर्स्ट टाइम में किसी ना किसी स्कूल में एंगेज्ड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट से हैं। अगर वो वही जो एकेडमी में इतना प्रोफेशनलिज्म लेकर आ रहे हैं, अगर वही प्रोफेशनलिज्म वो स्कूल में शो करें, वहाँ पर पेश करें, तो क्या रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। मेरा ये मानना है कि जब बच्चे को आप कोई लेक्चर देते हैं, कुछ घर के लिए टारगेट देते हैं, जब घर जाकर वो खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, उस पर सोच विचार करता है, उसको देखता है, उस पर मेहनत करता है, तो उसका ज़्यादा रिजल्ट आता है एज़ कम्पेयर टू कि वो सुबह स्कूल भी जाए और सेकेंड अकेडमी भी जाए। हमें ये सोचना होगा कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर कहाँ पर है, उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि जना को बच्चे का कैरियर हमने देखना है, क्या हमारे जो बच्चे हैं 3 बुक्स ऐसी हैं जो कंपलसरी पढ़ रहे हैं, उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात, प्ले ग्रुप से लेकर और जना वो इंटर तक 15 ईयर्स बनते हैं। क्या 15 साल पढ़ने के बावजूद, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, चांद एक स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा, क्या हमारे बच्चे को उर्दू में एप्लीकेशन लिखनी आती है? एक दरखास्त डीसी को लिखनी पड़ जाए तो वो उसको लिख नहीं पाता। 15 साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद क्या उसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन आ रही है? क्या वो इंग्लिश में वो बात कर पा रहा है? कोई एक लेटर लिख पा रहा है, कोई ऐसे लिख पा रहा है? इवन डायरेक्ट वो अपना मौक़िफ़ नहीं पेश कर पा रहा होता। अगर हम बात करें जब वो इस्लामिक एजुकेशन की, क्या 15 साल हमने इस्लाम जात को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद क्या हमारी बेसिक जो बुनियादी ज़रूरत थी इस्लामियत की वो पूरी हुई? हम कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम जो है ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट क्या निकल रही है? हमने तो देखना आउटपुट को। करने को तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो फिर मुआशरा ठीक क्यों नहीं हो पा रहा? तो ये हमें सवाल ढूंढने पड़ेंगे। इसकी जना वो सवाल ढूंढने के लिए बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन उठाया कि आज साल हर साल की मेहनत के बावजूद कोई भी बच्चा या बच्ची उस कह ले अंदाज में जो है ना वो डिलीवर नहीं कर पा रही जितनी उसने मेहनत की है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार जो है वो यकीनन या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या वो प्राइवेट सेक्टर है? तो आप बहसीयत मुस्लिम, बहसीयत पाकिस्तानी, आप अपने मुस्तकबिल के बारे में हमें बताइए कि क्या जिस तरह आप इन बातों का इजहार कर रहे हैं, नेचुरल आपसे ये इन चीज़ों का इजहार हो रहा है, क्या आप फ्यूचर प्लान ऐसा रखते हैं कि आप इदारों की बेहतरी के लिए, कौम के मुस्तकबिल के रोशन जो सितारे हैं उनकी बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की जो तामीर और तरक्की है इसके लिए कोई ऐसा प्लान दें, कोई ऐसा प्लेटफार्म दें या कोई ऐसी तरतीब दें कि जिसके ज़रिए ये सारे मसाइल जो है वो हल हो सकें? जी इंशाअल्लाह हम मुस्तक़बिल में कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से पहले आपके बारे में जो सर्च करके आया कि जैसे अब फातिमा फाउंडेशन वेलफेयर के नाम से वो अपने कैसे आगाज़ किया, स्टार्ट में जो वो किस तरह से वो जना खिदमात सरंजाम दी, फिर आपने वो मंशियात की रोकथाम के लिए काम किया, तो यकीनन आपको पहले दिन बहुत सारी मुश्किलात का सामना होगा। हम भी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर आने वाले वक्त में ये इस प्रॉब्लम के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास प्लान भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो आपसे शेयर भी किए जाएंगे। लेकिन मैं सबसे बड़ा यहाँ पर एक बात जो आंसर को जो शो करना चाहूँगा वो ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें कौम यानी कि आप जो लोग हैं, पब्लिक, अवाम, वालदैन जो हैं, बिलखसूस वालदैन, उनकी सोच को बदलना होगा। मैं यहाँ पर एक रवायती बात से हट कर बात करना चाहूँगा और मैं माज़रत हुआ हूँ अगर किसी को बुरा लगे। 5 साल के बाद या 4 साल के बाद ये जो हमारे सियासी हजरात हैं हमारे मोहल्ले में आते हैं, हमारी गली में आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा ये मंशूर है, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो हमें वोट दिया जाए। हमारी जो पब्लिक आगे से डिमांड करती है वो क्या करती है, उसकी डिमांड को देखिएगा और फिर जो ना वो मुझसे सवाल कीजिएगा। हमारी डिमांड ये होती है कि हमारी गली नहीं बनी हुई, सर ये गली पुख्ता करवा दें तो मेरा वोट आपका।
सर मेरा गैस का मीटर का बड़ा प्रॉब्लम है, काइंडली ये लगवा दे तो मैं वोट आपका। सर मेरे मोहल्ले में ना बिजली की तारें बहुत लटकी हुई हैं, अगर इसको बेहतर करवा दे तो मेरा वोट पक्का। क्या किसी ने ये सवाल किया कि हमारे मोहल्ले में जो गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है उसके असाजा डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये असाजा बेहतर कर दे, वोट आपका। मेरे मोहल्ले में डिस्पेंसरी कोई नहीं है, मेरे मोहल्ले के गरीब लोग हैं जो डॉक्टर को जो वो मेडिसिन लेने के लिए पैसे उनके पास नहीं है, मेरे मोहल्ले के मेरे इलाके की डिस्पेंसरी को बेहतर करवा दी जाए, मेरा वोट आपका। जब हमने अपनी गवर्नमेंट से अपने लोगों से तरजीहात ये रखी हुई हैं, उन लोगों की तरजीहात ये है कि गरीब से गरीब बंदा भी जो 10-12 लाख रुपए का एक मकान बना लेता है, घर बना लेता है, लेकिन 10,000 की उससे गली नहीं बन पाती, वो सारे का सारा दारोमदार जब गवर्नमेंट का हमने गली नाली और इस तरह के कामों पर लगा दिया, वो सारे का सारा पैसा भी वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि वो कभी भी हमारी कौम की तरक्की के लिए, तलीमी तरबियत के लिहाज से वो काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आज के प्रोग्राम की वसासत से आप हमारे देखने वाले नाजरीन को इसकी बेहतरी के लिए और अपने फ्यूचर प्लान के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए आप उनको क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह उनकी अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करें? मैं तो सबसे पहले पैगाम ये दूंगा कि तलीम के ज़रिए ही बेहतरी आ सकती है। जो कौम तलीम से मुँह मोड़ती है वो यकीनन रसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने भी जगह फरमाया है कि अहले इल्म और ना जो जाहल है वो बराबर नहीं हो सकते। सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो वालिदैन की है कि वो अपनी इस्तात के मुताबिक बच्चे की तरबियत और इल्म के लिए किरदार अदा करें, और उसके बाद वो उस स्कूल का इंतखाब करें कि जिस स्कूल में उनको बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिल सके। और प्लस तीसरा मैं कहूँगा कि वो खुदारा इस पर सोचें और अपने जो इलाके के ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये ज़रूर सवाल करें कि आपने हमारी तलीमी जनाब तरबियत के लिए क्या किरदार अदा किया और हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम मोहम्मद इमरान अल मुर्तज़ा स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल और उसके बानी भी हैं, और वो एक सेटअप चला रहे हैं, और आज बहुत कीमती बातें उन्होंने जो है ना हमारे साथ शेयर की हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कह लें एक फ़ोकस किया है और जिसको टारगेट किया है वो हमारे हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं और वालिदैन हैं, और उसके बाद वो असाज़ा हैं कि जो अपने कह लें अपनी ज़िम्मेदारियों को सही मायनों में अदा नहीं कर पा रहे। वो अगर प्राइवेट स्कूल सेक्टर में है या गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर में है तो वहाँ पर वो टाइम पास कर रहे हैं, वहाँ पर वो मेहनत, वो लगन, वो ज़ौक़, वो शौक़ और वो अल्लाह का खौफ दिल में नहीं रख पा रहे जो होना चाहिए। लेकिन जब अपनी एकेडमी में आते हैं तो फिर वो बच्चों के साथ प्यार भी है, मोहब्बत भी है, बल्कि उनकी खिदमत भी है, बल्कि बहुत कुछ जो है ना वो अपने सिर्फ फाइनेंस को मजबूत करने के लिए वहाँ पे जो है ना वो सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि अल्लाह ताला हमें जहाँ भी मौका दे, जहाँ भी हमारी ड्यूटी ज़िम्मेदारी लगती है, जो भी हमारे ऊपर एक लोग ट्रस्ट करते हैं तो हम उसको पूरा करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। और लास्ट पे उन्होंने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि कुरान मजीद की आयत का एक उन्होंने मफ़हूम जो है वो बयान किया है कि जो हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जो अहले इल्म है और जो ला इल्म है यानी जो जाहिल है, अनपढ़ लोग हैं, वो बराबर नहीं हो सकते। लेकिन आज मुआशरे के अंदर देखा जा रहा है कि अल्लाह के यहाँ तो वो बराबर नहीं हो सकते, लेकिन दुनिया के अंदर बराबर नज़र आ रहे हैं। वो बराबर कैसे कि आज अहले इल्म भी अपने आने वाले साइलिन के साथ, वो चाहे एक डिप्टी है, चाहे एक SHO है, चाहे एक DPO है, चाहे एक डिप्टी कमिश्नर है, चाहे एक जज है या वज़ीर आज़म है या सदर है या किसी भी हॉस्पिटल में बैठा हुआ एक डॉक्टर है या किसी भी फैक्ट्री के चेयर के ऊपर घूमने वाले के ऊपर बैठा हुआ कोई ऑनर है, वो अपने मातहतों के साथ वो सलूक नहीं कर पा रहा जो उसका हक है। जबकि उस साइल करना, सवाल करना, साइल बन के आना या डिमांड्स करना, अपने हकूक़ को मांगना, अपने मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना, वो उसका हक है, राइट है, जो उसको देखना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन आज हम अपने मातहत लोगों को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, उनके मसाइल को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर जब हमें ज़रूरत पेश आती है तो फिर हम इनके दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं और इनसे वोट और नोट और मुख्तलिफ़ चीज़ों की भीख मांगते हैं, और ये सादा लोग जो हैं वो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो यकीनन नाज़रीन बहुत सारे सवालात का जवाब आपको आज मिल गया होगा। एक इशारा उन्होंने दिया है कि मैं इस तमाम मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफार्म जो है वो बनाने जा रहा हूँ, और मुस्तकबिल
के जो आने वाले दिन हैं उनके अंदर इंशाल्लाह कुछ खिदमात जो हैं वो अपनी कौम और मुल्क और अपने इदारों के साथ जो है इदारों के लिए करने चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह देखते हैं कि ये क्या प्लान लाते हैं और कैसा प्लान लाते हैं। यकीनन बहसीयत पाकिस्तानी हम इनको हर हवाले से सपोर्ट भी करेंगे, हम इनको जो है वो प्रमोट भी करेंगे और इनके मिशन को आप लोगों तक पहुँचाएँगे। जब ये आपको दस्तक दें, आवाज़ दें, आप इनकी आवाज़ पर यकीनन पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूर लब्बैक कहिए। आज अपने मेहमान मोहम्मद इमरान और अपने मेज़बान कारी उमर वक़ास को इन्हीं अल्फाज के साथ जो है वो दीजिए इजाज़त। मज़ीद इंशाल्लाह जल्द नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में होंगे हाजिर। देखते रहिए ADN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।